गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टीच वेब। आज हम 2 अक्टूबर के करंट अफेयर कवर करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज के करंट अफेयर आपको आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। भारत वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाएगा। भारत 1 अक्टूबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाएगा, जिसमें वरिष्ठ नागरिक कल्याण को बढ़ावा देने वाले महीने भर के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और इसकी जो थीम है वो क्या है? एजिंग विद डिग्निटी, द इम्पोर्टेंट ऑफ स्ट्रेंथिंग केयर सपोर्ट सिस्टम फॉर ऑल ओल्डर पर्सन्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? इसकी अध्यक्षता करेंगे हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है, और यह कहाँ पे इसका कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसमें आपके एक दो क्वेश्चन बनते हैं कि हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है 1 अक्टूबर को। ठीक है, और इस 2024 की जो थीम है वो है एजिंग विद डिग्निटी। इसमें आपको एक क्वेश्चन भी उठ रहा होगा कि यह सर्वप्रथम कब बनाया गया था? यह बनाया गया था आपका 1991 में। ठीक है, 1 अक्टूबर 1991 में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने ताइवान के लिए $567 मिलियन की सहायता को मंजूरी दी है। इस सहायता में रक्षा सामग्री, अमेरिकी रक्षा विभाग की सेवाएं और सैन्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण शामिल है। इसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है कि अमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन ने ताइवान के लिए कितने मिलियन डॉलर की सहायता को मंजूरी दी है? वो आपका $567 मिलियन। या फिर इस तरह से बन सकता है कि ताइवान के लिए $567 मिलियन की सहायता किस देश द्वारा प्रदान की गई? तो वह आपका अमेरिका द्वारा। ठीक है, तो आइए अगला करंट अफेयर देखते हैं। ILFS समूह ने नंद किशोर को नया CMD नियुक्त किया गया है। IL&FS यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? नंद किशोर को अपना नया CMD नियुक्त किया गया है। इसमें आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि IL&FS समूह ने किसे अपना CMD नियुक्त किया गया है? ठीक है, नंद किशोर को 1 अक्टूबर 2024 से IL&FS समूह की अध्यक्षता एवं प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे उसी कंपनी में क्या थे? प्रबंधन निदेशक के रूप में कार्य किया है। ठीक है, तो अगला देखते हैं। स्टूडेंट्स, जो मैं आपको करंट अफेयर करवा रहा हूँ उसके आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे यह यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का हो या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का हो या अदर इंडिया के किसी भी स्टेट का कमीशन हो, उसके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इसके साथ साथ में नोट्स बनाया कीजिए। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल पे इसके नोट्स अवेलेबल है, जिसका कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। मेघालय सरकार और द नज इंस्टीट्यूट आजीविका विकास ने एक दूसरे के लिए साझेदारी के लिए हस्ताक्षर किए हैं। मेघालय सरकार और द नज इंस्टीट्यूट ने 50,000 कमजोर परिवारों की सहायता के लिए एक समझौते ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें एकल माताओं और सामाजिक समावेश पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस साझेदारी की घोषणा 27 सितंबर 2024 को शिलांग में नॉर्थ ईस्ट कनक्लेव के दौरान की गई थी। इसमें आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि किन दो ने कमजोर परिवारों की सहायता के लिए समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए, जो कि आपका मेघालय और द नज इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसमें आपका डायरेक्ट ही क्वेश्चन बनेगा, इसमें कोई भी घुमा फिरा के आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विकलांगता पुनर्वास में राष्ट्रीय स्तर पर अव्वल आने वालों को सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 1 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में विकलांगता पुनर्वास और विशेष शिक्षा में शीर्ष छात्रों को सम्मानित करेंगे। इसमें आपका यह क्वेश्चन बन सकता है कि विकलांगता पुनर्वास किन के लिए है? जिसका आंसर होगा कि जो विकलांग विशेष शिक्षा में शीर्ष छात्र होंगे उनको क्या है? सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाइजेनको ने ग्रीन अमोनिया के लिए सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा खरीद निविदा जारी की। हाइजेनको ग्रीन एनर्जी ने अपनी ग्रीन अमोनिया परियोजना के लिए भारत की सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा खरीद निविदा शुरू की है, जिसमें 1.1 गीगावाट से अधिक
अक्षय ऊर्जा के लिए बोलियां आमंत्रित की है। साथ ही साथ कंपनी ने योजना सौर पीवी परियोजना के लिए 625 मेगावाट और पवन ऊर्जा से 500 मेगावाट बिजली खरीदने की है। हाइजेनको ने पहले ही हिसार में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना शुरू कर दी है। इसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है कि किस कंपनी ने भारत में सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा खरीद निविदा जारी की है, जिसका आंसर होगा हाइजेनिका हाइजेनको ने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एसबीआई कार्ड ने सिंगापुर एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह कार्ड 2 संस्करणों में उपलब्ध है, क्रिस्पलायर एसबीआई कार्ड और क्रिस्पलायर एसबीआई कार्ड एपेक्स। इसमें क्या है, क्रिस्पलायर एसबीआई कार्ड 3000 क्रिस्पलायर मील प्रदान करता है और एपेक्स संस्करण 10,000 मील प्रदान करता है। ठीक है, इसमें यह क्वेश्चन बन सकता है कि एसबीआई कार्ड ने किसके साथ सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, या फिर ऐसा भी इसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सिंगापुर एयरलाइंस ने किसके साथ सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है, जिसका आंसर होगा एसबीआई। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। आज की जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है यह है, महाराष्ट्र ने देसी गायों को राजमाता का दर्जा दिया। महाराष्ट्र ने देसी गायों को राजमाता मां की उपाधि दी। यह पहली बार है जब किसी पशु को ऐसा दर्जा दिया गया। यह दर्जा विशिष्ट देसी नस्लों जैसे दीवानी, लाल कंधारी, खिल्लर, डांगी, गबलाओं को दिया गया, जो उनके वैज्ञानिक, धार्मिक और आर्थिक महत्व को दर्शाता है। इसके साथ साथ देसी गायों के मालिकों को उनके कल्याण के लिए प्रति गाय 50 रुपए दैनिक यानी कि हर रोज अनुदान मिलेगा। कितने का? 50 रुपए का। यह आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपके आने वाले एग्जाम में जरूर आएगा। इसमें यह क्वेश्चन बन सकता है कि किस राज्य ने देसी गायों को राजमाता की उपाधि दी, जिसका आंसर होगा आपका महाराष्ट्र। और इसमें यह भी दिया गया है कि किन विशिष्ट नस्लों को यह मतलब कि दर्जा दिया गया है। इसमें कौन कौन सी है? देवानी, लाल कंधारी, खिल्लर, डांगी और गवलाओं को दिया गया। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है इसका कि 50 रुपए दैनिक अनुदान भी मिलेगा। तो इससे यह बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जो कि आप कहीं पे नोट कर लें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभियान का जिंदा 2024 का 8वां संस्करण की शुरुआत हुई। ठीक है, यह अभ्यास भारत के उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट के 120 कर्मी इसमें भाग ले रहे हैं। साथ ही साथ कजाकिस्तान के उनके समक्ष भी इसमें भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य अर्धशहरी और पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए संयुक्त सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना है। इसमें आपका यह क्वेश्चन बन सकता है कि भारत कजाकिस्तान के संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 का क्या नाम है? उसका नाम है काजिंदा। और यह कौन सा संस्करण है? यह आपका 8वां। और इसमें यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2024 किसके लिए महत्वपूर्ण है? यह है आपका अर्धशहरी और पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए संयुक्त सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना इसका जो है उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर ले, क्योंकि यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर 2024 को रिंग ऑफ फायर सूर्य ग्रहण होगा। 2 अक्टूबर 2024 को एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा जो अग्नि वलय प्रभाव पैदा करेगा, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा। यह ग्रहण प्रशांत महासागर, दक्षिणी अमेरिका के कुछ हिस्सों में, अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे तथा उरुग्वे में दिखाई देगा। ठीक है, इसमें यह क्वेश्चन बन सकता है कि 2 अक्टूबर को कौन सा सूर्य ग्रहण लगने लगा था। ठीक है, जो कि था रिंग ऑफ फायर, जो कि कहाँ-कहाँ पे था आपका दिखाई दे रहा था, प्रशांत महासागर, दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में, अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे और उरुग्वे में दिखाई देगा। ठीक है, इसके साथ-साथ नासा द्वारा यह भी बताया गया है, नासा सुरक्षित दृश्य के लिए ग्रहण चश्मा या हाथ में पकड़े जाने वाले सौर दर्शकों का उपयोग करने की सलाह देता है। सूर्य ग्रहण को कभी भी सीधे या प्रकाशित उपकरणों के माध्यम से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसके लिए यह आंखों के लिए बहुत ही हानिकारक साबित होता है। इसलिए जब भी कभी आगे सूर्य ग्रहण हो तो आप कभी भी उसे नंगी आंखों से ना देखें। यही मेरी सलाह है आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं। अगले जो हमारा वो है, उत्तर प्रदेश में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जो हमारे कहाँ-कहाँ पे यूपी, बागपत, हाथरस का
कासगंज में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करेंगे, जिसमें PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत यह खोले जाएंगे और केंद्र सरकार की VGF योजना यानी कि वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना के तहत इसमें कितनी सीटें शामिल होंगी? 300 MBBS सीटें शामिल होंगी। इसमें सीधा-सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में 3 नए मेडिकल कॉलेज कहाँ-कहाँ खोले जाएंगे, जो कि आपका यूपी, बागपत, हथरस और काजंग में खुल जाएंगे, जिसमें कितनी सीटें शामिल होंगी? 300 यानी कि 100 सीटें पर कॉलेज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इसमें है सर्जन वाइस एडमिरल आरती सीरन FMS की पहली महिला महानिदेशक बनी है। कौन सी बनी है? पहली बनी है। सर्जन वाइस एडमिरल आरती सीरन ने 1 अक्टूबर 2024 को इतिहास रच दिया है। वह सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा यानी कि DG AFMS की महानिदेशक पद संभालने वाली पहली महिला बन गई है। इसमें यह क्वेश्चन बनेगा कि पहली महिला महानिदेशक पद संभालने वाली महिला कौन बनी है? वो है आरती सीरन। ठीक है, जो कि आपके सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में अपनी सेवाएं देंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है भारत जेन पहला सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल जनरेटिव AI पहल भारत जेन को AI के माध्यम से सार्वजनिक सेवा और नागरिक जुड़ाव बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था। यह परियोजना AI सिस्टम बनाने पर केंद्रित था, जो भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले पाठ और मल्टी मॉडल सामग्री उत्पन्न करता है, सामाजिक समानता और संस्कृति संरक्षण को संबोधित करती है। IIT बॉम्बे और अन्य प्रमुख संस्थानों के नेतृत्व में इसका उद्देश्य भारत को जनरेटिव AI में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। यानी कि जो भारत जिन है वो क्या है? हमारा पहला जनरेटिव AI बन गया है, जो कि हमारे क्या है, जिसका उद्देश्य क्या है? भारत को जनरेटिव AI में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। जो किसके नेतृत्व में हुआ है? IIT बॉम्बे तथा इसके साथ कुछ अन्य प्रमुख संस्थानों के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। DRDO और IIT दिल्ली ने ABHED यानी कि एडवांस्ड बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीड लाइटवेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। यह पॉलीमर और स्वदेशी बोरोन कार्बाइड सिरेमिक से बना है। ठीक है, यह बहुत ही हल्का है और 360 डिग्री की सुरक्षा प्रदान करता है। यह 8 किलोग्राम से लेकर 9.3 किलोग्राम तक है। ठीक है, यह उच्चतम खतरे के स्तर को कम करता है और सैनिक की गतिशीलता को भी बढ़ाता है। इसमें यह क्वेश्चन बन सकता है कि किन 2 संस्थानों ने लाइटवेट बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया है। ठीक है, जो कि आपका IIT दिल्ली और DRDO को तहत। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। वंचित समुदाय को सशक्त बनाने के लिए सारथी 1.0 पहल की शुरू की गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने हाशिए पर पड़े समूहों के लिए कानूनी सहायता और सामाजिक कल्याण योजनाओं तक पहुंच के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किए। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार लोग जैसे वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए सारथी 1.0 पहल की शुरू की गई है। इसमें यह क्वेश्चन बन सकता है कि यह बन सकता है कि किन वंचित समुदाय के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है? वह है आपका सारथी 1.0। या फिर यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो अपने के अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर व्यक्ति या मादक द्रव्य के सेवन के शिकार लोगों जैसे वंचित वर्गों के लिए कौन सी पहल शुरू की है? वह आपकी सारथी 1.0। ठीक है, यह भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो सरकार की पहल की गई होती है, जो भी आई होती है, वो क्वेश्चन में किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया था। ठीक है, इस कार्यक्रम की शुरुआत शाकाहारी भोजन के लाभों को बढ़ावा देने और पौधे आधारित आधार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास के रूप में की गई थी। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत 1977 में नॉर्थ अमेरिका
वेजिटेरियन सोसाइटी द्वारा की गई थी। बाद में से 1978 में अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी संघ द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, और यह क्या है? यह शाकाहारी जागरूकता माह की शुरुआत का प्रतीक है, जो अक्टूबर से अक्टूबर तक आयोजित किया जाता है, कि जो यानी कि पूरे अक्टूबर में शाकाहारी माह की माह मनाया जाता है। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है, जो कि आपका 1 अक्टूबर, और विश्व शाकाहारी दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 1977 में, और बाद में से 1978 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी संघ द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है, क्वांटम तकनीक को बढ़ाने के लिए विषयगत हब लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन एनक्यूएम ने विषयगत हब की शुरुआत की, जो भौतिकी, कंप्यूटर विज्ञान और भौतिक विज्ञान जैसे क्षेत्र में अंतर्विषय सहयोग पर केंद्रित है। इन हब का उद्देश्य अनुसंधान और उद्योग के बीच खाई को घटाना है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। घटाना तथा दूरसंचार, रक्षा और स्वास्थ्य सेवा नवाचार को बढ़ावा देना है। एनक्यूएम उद्यमियों का भी समर्थन करेगा, जिससे क्वांटम प्रौद्योगिकी में भारत की भूमिका को भी बढ़ावा मिलेगा। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन ने क्वांटम तकनीक को बढ़ाने के लिए किस हब का लॉन्च किया गया है? विषयगत हब का लॉन्च किया है, जिसमें कौन कौन से विषय शामिल है आपके? कंप्यूटर विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अन्य विषय सहयोग पर केंद्रित है, जिसमें कि आपकी प्रौद्योगिकी भी शामिल है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो हमारा करंट अफेयर हुआ है, सेना ने खेल भविष्य को बढ़ावा देने के लिए आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव की मेजबानी की। ठीक है, आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव ने भारत के खेल की परिस्थिति तंत्र को बढ़ाने के लिए 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने की देश की महत्वाकांक्षा में योगदान देने में भारतीय सेना की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया है। 2001 में स्थापित सेना का मिशन ओलंपिक विंग 28 खेल नोट्स पर 9,000 खिलाड़ी को प्रशिक्षित करता है, जिसमें पैरालंपिक खेलों सहित सक्षम और विकलांग दोनों तरह के एथलीटों का समर्थन किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट भारत ने क्रूज पर्यटन को बढ़ाने के लिए क्रूज भारत मिशन शुरू किया गया। इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया हुआ है? क्रूज पर्यटन को बढ़ाने के लिए क्रूज भारत मिशन शुरू किया है। इसमें क्या है? इसमें है क्रूज भारत मिशन का लक्ष्य 5 वर्षों में क्रूज कॉल यात्रियों की संख्या को दोगुना करना है, जिससे क्रूज क्षेत्र में 4 लाख नौकरियां पैदा होंगी। यह भारत की संस्कृति, ऐतिहासिक, प्राकृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए क्रूज सर्किट विकसित करेगा। इसमें 3 खंड महासागर, हार्बर क्रूज, नदी द्वीप क्रूज को कवर किया जाएगा, जिसमें 5,000 किलोमीटर के जलमार्गों पर 1.5 मिलियन से अधिक नदी क्रूज यात्री शामिल होंगे। यानी कि जो हमारा महासागरों में जो भी हमारे हब है, ठीक है, उसमें क्या है, आपके जो भी आपके पर्यटक आते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाना, ताकि हमारे देश के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत को क्या है, वैश्विक स्तर पर बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। CSIR और CDR और जाइड मिलकर CKD प्रेरित ऑस्टियोपोरोसिस के लिए दवा बनाएंगे। CSIR यानी कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, CDRI लखनऊ और जाइड्स लाइफ साइंसेज लिमिटेड ने मिलकर स्क्लेरोसिस्टिन नामक प्रोटीन को लक्षित करके एक मौखिक दवा विकसित की है, जो कि क्रोनिक किडनी रोग के रोगियों के लिए ऑस्टियोपोरोसिस से जुड़ा हुआ है। इस योगात्मक शोध का उद्देश्य पारंपरिक ऑस्टियोपोरोसिस दवाओं का एक सुरक्षित विकल्प बनाना है, जो प्रायः CKD रोगी यानी कि क्रोनिक किडनी रोगियों में गुर्दे के कार्य संबंधी समस्याओं को बढ़ावा देता है। इसमें यह क्वेश्चन आ सकता है कि कौन-कौन मिलकर क्रोनिक किडनी रोग के लिए दवाएं बनाएंगी, जो कि यहाँ का CSIR, CDRI और जाइड मिलकर CKD प्रेरित ऑस्टियोपोरोसिस के लिए दवा बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। आयुष शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण नेतृत्व। आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेदिक चिकित्सा पर्यटन के माध्यम से स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बदलना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य आयुर्वेदिक जागरूकता के साथ 1 करोड़ परिवार जोड़ना है, जिसका समापन आयुर्वेद दिवस पर दिल्ली में होगा। मुंबई में पहले मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट
समिट 2024 को के बाद भुवनेश्वर में कार्यक्रम होगा और दिल्ली में इसका भव्य समापन होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट प्रतिबंधों के लिए 14 दिन की समय सीमा अनिवार्य। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि यूएपीए के तहत प्रतिबंध लगाने के लिए 14 दिन की समय सीमा केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए अनिवार्य है, न कि विवेकाधीन। न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार ने और संजय करोल की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि देरी से कानून की प्रभावशीलता कम हो सकती है, जिससे आरोपी के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। यह निर्णय भविष्य में लागू होता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में जवाबदेही मजबूत होती है। इसमें यह क्वेश्चन बन सकता है कि उच्चतम न्यायालय ने यूएपी प्रतिबंध के लिए कितने दिन की समय सीमा अनिवार्य की है, जो कि आपके कितने दिन की है, 14 दिन की अनिवार्य समय सीमा प्रदान की है। आज का जो हमारा अंतिम करंट अफेयर है वो है एचडीएफसी लाइफ और सुंदरम फाइनेंस ने क्रेडिट लाइफ सॉल्यूशन के लिए साझेदारी की। एचडीएफसी लाइफ ने व्यावसायिक वाहनों, कारों, ट्रैक्टरों जैसे लोन सेगमेंट में ग्रुप क्रेडिट प्रोटेक्ट प्लस इंश्योरेंस प्रदान करने के लिए सुंदरम फाइनेंस के लिए साझेदारी की। यह बीमा योजना उधारकर्ता को मृत्यु की स्थिति में बकाया ऋणों का निपटान करके उधारकर्ता के परिवार की सुरक्षा करती है। देखिए, इसमें यह क्वेश्चन बन सकता है कि एचडीएफसी लाइफ ने किसके साथ क्रेडिट लाइफ सॉल्यूशन के लिए साझेदारी की, या फिर यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि सुंदरम फाइनेंस ने क्रेडिट लाइफ सॉल्यूशन के लिए किसके साथ साझेदारी की, जो कि होगा आंसर एचडीएफसी का के साथ। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे अपना डाउट लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट को आंसर जरूर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।